देन 1/r मतलब कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी RA/L एंड 1/ρ मतलब सिग्मा कंडक्टिविटी। ये सबकी इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीट दी थी। क्लियर? यहां तक के क्वेश्चंस हुए थे। ओम्स लॉ से स्टार्ट किया था, मतलब आज जो कंप्लीट करना है वो करंट डेंसिटी और ओम्स लॉ की जो फॉर्मूला है V = IR, वो इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी कंप्लीट करके देना है। अब टेक्स्ट बुक में जो करंट डेंसिटी बताई वो और एक्चुअली करंट डेंसिटी जो, जिसमें थोड़ा डिफरेंस है। पहले तो करंट डेंसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको फाइंड किया जाएगा। तो करंट डेंसिटी इसलिए फाइंड करनी है कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जब इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है तो परपेंडिकुलर पास होना चाहिए, लेकिन जब इलेक्ट्रिक चार्ज परपेंडिकुलर पास नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जब परपेंडिकुलर पास नहीं होगा तो आपको उसको क्या करना है, करंट डेंसिटी से कैलकुलेट करना है। अब करंट डेंसिटी कैलकुलेट कब करनी पड़ती है, घर के अंदर जो वायरिंग है कॉर्नर में ऐसे टर्न हो जाए, वायर ऐसे जब टर्न होता है तब इलेक्ट्रिक चार्ज परपेंडिकुलर पास नहीं होगा और तब जाके करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना है। सेकेंड चीज कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से, अपने क्रॉस सेक्शन है इसमें डिफरेंट पोर्शन से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल नहीं है। एज फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ आपने एलिमेंट्स बनाए क्रॉस सेक्शन के अंदर, सभी एलिमेंट से इक्वल इलेक्ट्रिक चार्ज पास होना चाहिए। और सपोज इक्वल इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होता है तब भी आपको करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब करंट डेंसिटी कैलकुलेट करने की दो मेन रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो चार्ज परपेंडिकुलर पास नहीं होगा तो भी आपको करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना है। सेकेंड कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्रॉस सेक्शन के जो एलिमेंट्स बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन में जो हम एलिमेंट्स बनाएंगे सभी एलिमेंट्स से इक्वल चार्ज पास नहीं होता तब भी हम करंट डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि सपोज किसी वायर से जब करंट पास करेंगे तो करंट की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट, और सपोज मैंने यहाँ क्रॉस सेक्शन ड्रा किया तो ये जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि I = J/A, मतलब इलेक्ट्रिक करंट करंट डेंसिटी अपन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर? सो इसका मतलब J = I × A। यहाँ क्या होता है कि दोनों इक्वल डायरेक्शन में है, लेकिन सपोज हमने क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से कंसीडर किया है, हमने जो क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट मेथड से सपोज कैलकुलेट किया है, तो इसमें प्रॉब्लम इस तरह से हो सकता है कि ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों के बीच के एंगल थीटा, ये दोनों के बीच के एंगल क्या होगी, थीटा। जब इस तरह की कंडीशन है तो आप एरिया वेक्टर की एलिमेंट बनाएंगे, एरिया वेक्टर की एलिमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद A cos थीटा, ये एरिया वेक्टर A है तो क्या लिखेंगे हम, A cos थीटा। जब A cos थीटा लिखा जाएगा तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनती है, सो I = J/A cos थीटा। क्लियर? एंड देयरफॉर J = IA cos थीटा। अब J करंट डेंसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। किसी का माइक्रोफोन चालू बंद कर दो। J जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है लेकिन एरिया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब J = I × A, इस तरह की फॉर्मूला होगी। इनटू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि ये दोनों वेक्टर है, लेकिन सपोज आप I = लिखेंगे तो लिखा बराबर, ये गलत है। फॉर्मूला की प्रॉब्लम लगता है। एक मिनट चलो फिर से बताना पड़ेगा, फॉर्मूला गलत लिखी थी। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इलेक्ट्रिक करंट, ओके, तो इसका मतलब I = लिखना है तो J × A होता है, एंड J = I। रेशियो गलत लिखा था। सिमिलरली यहाँ लिखना है तो J =
I upon A cos theta, and therefore I is equal to J A cos theta. अब बनाइए I is equal to J into A, इस तरह से लिखें, क्यों? J वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए cos थीटा लिखा, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? दो वेक्टर आप मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर स्केलर होगा। दो वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या होगा? स्केलर, तो इसको डॉट प्रोडक्ट बताएंगे। सो j into a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I, या I इज इक्वल टू j a cos थीटा। ओके चल, j की फॉर्मूला तो यहाँ लिखिए, कॉमन फॉर्मूला, सो I अपॉन a, यूनिट लिखेंगे तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, यूनिट हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l minus 2 e0 a raised to 1। क्लियर? इसको q में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? q अपॉन t, I इज इक्वल टू q अपॉन t, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे लिखना है तो m0 l minus 2 e minus 1 and q raised to 1। क्लियर? तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी मैंने बताया कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो यूनिट हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला की, लेकिन डायरेक्शन, तो करंट डेंसिटी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा उसी डायरेक्शन के अंदर, उसी डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा उसी डायरेक्शन के अंदर आपको जे की डायरेक्शन मिलेगी। ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट में पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये आपको कॉमनली याद रखें, कॉमन इक्वेशन J इज इक्वल टू I बाय, ओके। लेकिन समझ दोनों के बीच में कुछ एंगल बनता है, सो I इज इक्वल टू J A cos थीटा, J इज इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा। ओके, अब वो ओम्स लॉ वाली फार्मूला फिर से यूज करेंगे, अब कंप्लीट करेंगे। ओके, सपोज चलिए ये बाहर निकाल, क्लियर? ओम्स लॉ की फार्मूला क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो V अपॉन L। ओम्स लॉ की फार्मूला V इज इक्वल टू IR, ओके, लेकिन इससे पहले V लिखा है तो E into L and that is equal to IR। ये सेकेंड चैप्टर में लिखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन मीटर वाली जो यूनिट है उससे लिख सकते हैं। ओके, जब ये ऐड करेंगे, ओके, रेजिस्टेंस की फॉर्मूला रो एल अपॉन ए लिख सकते हैं। चलो दोनों साइड एल कैंसिल हो जाएगा, सो आई इज इक्वल टू, लेकिन आई अपॉन ए इज इक्वल टू, सो ई इज इक्वल टू जे रो, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि E इज इक्वल टू जे अपन सिग्मा, कैसा लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू 1 अपन सिग्मा, ओके, एंड देयरफॉर J इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा, इस टाइप की फॉर्मूला मिल सकती है। ओके, अब J वेक्टर, E वेक्टर, क्लियर? तो इस तरह से इक्वेशन कंप्लीट होगा। बहुत बार पूछा है ये वाला इक्वेशन या ये वाला इक्वेशन, ओके, ये कौन सा इक्वेशन तो लिखना है? ओम्स लॉ, ये इक्वेशन ओम्स लॉ की होता है। ओके, ओम्स लॉ मतलब V इज इक्वल टू IR तो है ही, लेकिन ये दोनों इक्वेशन भी ओम्स लॉ के लिए है। क्लियर? तो ये चीज क्लियर करनी थी। सबसे पहले जो हमने काम किया वो करंट डेंसिटी के लिए, सबसे पहले एक्सप्रेशन दी वो करंट डेंसिटी, और बाद में करंट डेंसिटी से हमको ओम्स लॉ डिवाइड मतलब डिराइव करना था। सो E इज इक्वल टू J रो, J इज इक्वल टू E सिग्मा, इस तरह से ओम्स लॉ की फॉर्मूला मिलेगी। अब यहाँ से टॉपिक थोड़ा चेंज होता है कि जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है उसका ओरिजिन कहाँ है, मतलब किसी भी बाहर से जब करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस क्यों लगता है? तो इसका ओरिजिन जो है ना वो मोशन, रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम मोशन होती है वो, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेंगे तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी वाली क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज। सबसे पहले वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एक्सप्लेन किया है वो कंप्लीट करेंगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं।
सपोज एक कंडक्टिंग मटेरियल मतलब कॉपर या मेटालिक एक ब्लॉक है, सपोज कॉपर का है तो इसमें Cu+2 लेटेस्ट पॉइंट पर रहेंगे सभी पॉजिटिव, और जो नेगेटिव आयन मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसके बीच में रैंडम मोशन करेंगे। एज फॉर एग्जांपल यहाँ इलेक्ट्रॉन है, कोलाइड होकर यहाँ तक जाता है, इनिशियल पॉइंट ए, सपोज फाइनल पॉइंट बी। इसका मतलब वो रैंडम मोशन इसलिए करता है कि जब रैंडम मोशन इसलिए बताया कि जब वो मोशन करेगा तो अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कंटिन्यू कोलाइड होता रहेगा। एज फॉर एग्जांपल की सपोज यहाँ कोलाइड हुआ, बाद में इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ तो उसको अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब वो एक्साइटिव मोशन करेगा। फिर से कोलाइड हुआ मतलब एनर्जी लॉस, सामने फिर से अट्रैक्टिव फोर्स फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब इस तरह से रैंडम मोशन करेगा। अब पहले भी बताया था कि किसी एक क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन 1 से 2 की ओर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन 2 से कहाँ आएंगे 1 की ओर। मतलब फ्री जो ऐसे मेटालिक क्यूब या रॉड कुछ भी होता है इसमें कभी हमको करंट नहीं लगता। ये जो मोशन होती है ना वो अपने आप रैंडम मोशन होती है। ओके, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी आएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों साइड जो मोशन तो इक्वल क्वांटिटीज में होती है। ओके, और ये रैंडम है, इधर ऐसा नहीं किसी तरह से जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन तो समझ के डायग्राम होता है कि ए टू बी ये इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। अब एक चीज और है कि जब आप इसको बाहर से बैटरी प्रोवाइड करेंगे, सपोज ये नेगेटिव यहाँ रखा पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन उधर जाते थे वो तो जाएंगे, लेकिन जो प्लस टू माइनस आने वाले थे वो भी क्या जाएंगे प्लस की ओर। फिर से समझो, जो इलेक्ट्रॉन इधर आते थे वो डायरेक्शन में जाएंगे। इसका माइक्रोफोन चालू है। जितने इलेक्ट्रॉन ए से भी जाएंगे उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। एज फॉर एग्जांपल की इस डायरेक्शन जा गया, सपोज सामने पॉजिटिव चार्ज है मतलब ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ए से बी जाने के अच्छा है कि वो ए से बी डैश तक भी जा सकते हैं, मतलब ये पाथ चेंज हो सकता है, यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट डिस्प्ले ये कैसी बात है, एग्जाम्पल बताओ कि सपोज हम साइकिल लेके जा रहे हैं, सपोज उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो कम वर्क करना पड़ेगा और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो जो ए से बी तक जाना था वो ए से बी डैश तक पहुंच जाएगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव जो रखा उससे। हाँ, जो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे थे वो सब पॉजिटिव की ओर ही जाएंगे, लेकिन जो पॉजिटिव की ओर जाता था उसके भी पाथ चेंज हो जाएगी। डायग्राम बताया जो ए से बी तक जाता था वो ए से बी डैश तक पहुंच गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड देने से इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई कितनी, बी टू बी डैश। इस डिस्प्लेसमेंट से जो वेलोसिटी मिलती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको जो एक्सटर्नल फोर्स मिलती है, एक्सटर्नल फोर्स एफ, उसको क्या लिखेंगे ई इंटू पी, सॉरी फोर्स किसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा इलेक्ट्रॉन, फील्ड कितनी है ई जितनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाली फोर्स एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई। लेकिन एक चीज और भी, एफ इक्वल टू एम ए, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे E इंटू ई अपॉन एम ई। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटरी मोशन करेगा और उसकी एक्सेलरेशन E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा। ओके, अब एक चीज और कि सपोज यहाँ से कोलाइड हुआ उधर गया, उधर कोलाइड हुआ यहाँ आया, दो सक्सेसिव कोलाइजन के बीच की जो टाइमिंग है उसको रिलैक्सेशन टाइमिंग बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन की। दो सक्सेसिव कोलाइजन के बीच जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है इस टाइमिंग को रिलैक्सेशन टाइमिंग बताया जाएगा। तो हम लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो उन लोगों ने क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टू रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम के लिए वो टॉर्क वाली साइन है, टाउ करके जो लिखा जाता है टॉर्क वाली साइन, सो a into tau. Okay, now drift velocity vd is equal to e into e upon me into ऐसा होगा क्लियर, vd is equal to e into e upon me into क्या लिखेंगे tau। मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको फॉर्मूला मिली कि जो चार्ज पार्टिकल है
वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन जब करेगा तो उसकी वेलोसिटी E into E अपॉन ME, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे वेलोसिटी बढ़ेगी, चार्ज ज्यादा होगा वेलोसिटी बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइमिंग ज्यादा हो तो भी ये, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो सिंपल है, जिसकी मास ज्यादा होगी इसकी वेलोसिटी ऐसे भी कम मिलेगी। क्लियर? तो इस तरह से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। तो ये कंटेन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और टेक्स्ट बुक के अंदर ये पूरा क्वेश्चन ओके 12 नंबर करके एक्सप्लेन करके दिया है। पहले जो हमने करंट डेंसिटी एक्सप्लेन की वो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये उसने 12 नंबर करके एक्सप्लेन किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज का है वो ऐसा बता कि जब कंडक्टिंग मटेरियल से करंट पास होता है, कंडक्टिंग मटेरियल से जब करंट पास होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? तो पहले ही बताया कि ओम्स लॉ के अंदर फिक्स कंडीशन दी थी, फिक्स कंडीशन या फिक्स फिजिकल क्वांटिटी, तो लिखा था कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो क्या लिखा था? कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स होगा इसका मतलब है सबकी जो अपनी वाइब्रेटिंग मोशन है फिक्स है, और इसके बीच से जब इलेक्ट्रॉन पास होगा तो फिक्स रेजिस्टेंस लगेगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये सबकी ऑसिलेटरी मोशन इंक्रीज होगी, और जब ऑसिलेटरी मोशन इंक्रीज होती है तो उसको पास होने के लिए ये ज्यादा ऑसिलेट होगा, ये ज्यादा ऑसिलेट होगा, तो दोनों के बीच की जगह कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को पास होने के स्पेस कम मिलेगी, मतलब उसको ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होना इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाय एल। एरिया लेंथ तो वही है, लेकिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज। तो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि जब किसी भी मेटालिक कंडक्टिंग मटेरियल से वायर मतलब करंट पास होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, वो एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आज पहले दो कंडीशन, पहले हमने जो कंप्लीट किया वो करंट डेंसिटी था, इससे जो बताया वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। फिर से कि जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं वो लेटेस्ट पॉइंट पे फिक्स होते हैं, इसके बीच से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोशन करेंगे। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे तो सपोज रैंडम मोशन करके इलेक्ट्रॉन ए टू बी तक जाता है, लेकिन जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो जो भी चार्ज उसको फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना लगता है? F is equal to E into E, but is equal to ma, is equal to ma। इससे हमने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन होगी, इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन होगी E into E upon ma, कितनी एक्सेलरेशन से वो मोशन करेगा। सेकेंड चीज कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो सबकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सभी कहा जाएंगे पॉजिटिव की ओर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन जो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जा रहे थे जैसे ए टू बी, उसकी पाथ चेंज हो जाएगी तो उसको भी फोर्स लगता है, तो हमने बताया वो ए से कहां तक गया? बी डैश तक। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिजल्टेंट हमको डिस्प्लेसमेंट मिला बी टू बी डैश, और इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट से जो वेलोसिटी मिलती है उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे acceleration equal to velocity upon time, and therefore velocity equal to acceleration into time। टू सक्सेसिव कोलाइजन के बीच जो टाइमिंग लगती है इलेक्ट्रॉन को उसको रिलैक्सेशन टाइमिंग बताया जाएगा। ओके, रिलैक्सेशन टाइमिंग इनटू एक्सेलरेशन इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये चीज यहाँ ऐड कर दी गई तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला मिलेगी। क्लियर? अब बताया कि जब कंडक्टिंग मटेरियल से या मेटालिक मटेरियल से जब आप करंट पास करेंगे, ओके, तो उसके लिए बताएंगे इसके रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। सपोज इस वायर के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी होगी? ए। सेकेंड चीज इसकी लेंथ, तुम्हें ऐसा लिख सकते हो लेंथ इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइमिंग। तो सपोज टाइमिंग डेल्टा डी लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जो चार्ज पार्टिकल पास होंगे उसकी वेलोसिटी है। ओके, डेल्टा डी मतलब टाइमिंग, यहाँ से यहाँ पहुंचने की जो टाइमिंग है उसको क्या लिखेंगे? डेल्टा डी। तो लेंथ वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ इक्वल टू सो वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा लिखा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सबसे पहले तो जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें लेंथ क्या मिली तो लिखेंगे l इज इक्वल टू v इनटू डेल्टा टी। ओके, वॉल्यूम लिखना है तो लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू v a इनटू डेल्टा टी, इसकी पूरी वॉल्यूम आ गई। ओके, सपोज इन यूनिट वॉल्यूम, in unit volume number of electrons n तो
कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। फिर से इन यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, ओके। तो जो गिवन वॉल्यूम है उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्या लिखेंगे, n a vd into डेल्टा t, n a vd into डेल्टा, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे। ये n क्या लिखा है, वो नंबर डेंसिटी 11th में पढ़ा था, इन यूनिट वॉल्यूम number of ion, number of molecules is called number density. So in unit volume, number of electrons n. So in given volume, total number of electron n is equal to n a vd delta t. So now total electric charge. So total charge लिखना है. So q is equal to n into e. क्या लिखेंगे? n e a vd into delta. तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इस रॉड के अंदर इतने हैं। अब सब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करो, I is equal to क्या लिखेंगे, Q upon T, Q upon T, I is equal Q कितना है, N E A V into delta T upon timing, so delta T cancel, so I is equal to N E A V। इस इक्वेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू में मिलेंगे, क्लियर। इट इज ऑल J is equal to I upon A। एक और फॉर्मूला भी क्या लिखेंगे, J is equal to I upon A is equal to NE VD। ओके, J is equal to NE VD मतलब E into E upon ME। ओके, सेकेंड चीज और भी थी, J is equal to आज ही पढ़ा हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E into सिग्मा। ओके, तो इससे चेंज क्या होगा, दोनों साइड कैंसिल क्या हो जाएगा, इसमें दोनों साइड कैंसिल क्या होगा, E कैंसिल हो सकता है, दोनों साइड कैंसिल क्या होगा, E कैंसिल हो सकता है। हमने एक चीज गलत थी, पता चला आपको, वही पता चलेगा। अब ये कैंसिल हो, so n square tau me is equal to sigma, sigma is equal to, and therefore resistivity is equal to, ओके। क्वेश्चन क्या था, जैसा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। अब फॉर्मूला मिलती है कि रो इज इक्वल टू एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो इससे क्या मिला, रेजिस्टिविटी। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो मतलब ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता होगा, और ये टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज। ओके, रिलैक्सेशन टाइमिंग की डेफिनेशन क्या थी, टू सक्सेसिव कोलाजन के बीच की जो टाइमिंग है उसको क्या बताया जाता है, रिलैक्सेशन टाइमिंग, क्लियर। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी बताया था कि सबकी ऑसिलेटरी मोशन इंक्रीज होगी, इसके बीच से जब इलेक्ट्रॉन को पास होना है तो दो सक्सेसिव कोलाजन के बीच की टाइमिंग क्या होती है, डिक्रीज, और दो सक्सेसिव कोलाजन के बीच की टाइमिंग डिक्रीज होगी, इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, स्टेटमेंट क्या था कि कंडक्टिंग मटेरियल से जब करंट पास करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, करंट पास होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इससे रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सबकी जो ऑसिलेटरी मोशन है इंक्रीज होगी, इसका मतलब दो सक्सेसिव कोलाजन के बीच की टाइमिंग डिक्रीज होती है और रो की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसमें इस तरह से कंप्लीट करना है कि इसमें एक चीज और भी बता रहा हूँ, हेलो, अब एक चीज और है कि सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, डिपेंड जो आपने लिए इलेक्ट्रॉन लिया है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ओके,
तो आप नेगेटिव फॉर्मेट में नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ पता है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के तौर पे एक्सप्लेन किया है। ओके, तो मैग्नेट तौर पे लिखेंगे तो ई की वैल्यू पॉजिटिव ही लिखेंगे, और इस पर करने से भी आंसर तो पॉजिटिव ही मिलेगा। क्लियर? तो एक चीज याद रखनी कि पूरा क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन उन लोगों ने 13 नंबर में लिख के दिया है, 13, और उन लोगों ने 14 पे एक्सप्लेन किया, 14 मत लिखे, 13 तक लिखेंगे तो चलेगा। क्लियर? तो आज जो एक्सप्रेशन दी है, आज जितना भी एक्सप्लेन किया वो 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 तक किया है, लेकिन आप 14 नहीं लिखेंगे, 11, 12 और 13 प्रिपेयर करेंगे, ये 3 कंप्लीट करके देंगे। क्लियर? तो ये जो बताया ना आज, जो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंडेंट था। ओके, सपोज एक चीज याद रखो, सपोज मीटिंग बंद हो जाए तो फिर से आप रिकनेक्ट होना, क्योंकि एक इस टाइप की जो भी मोबिलिटी वाली पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे तो कल से पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। ओके, तो आज और 2-3 क्वेश्चन करना है, लेकिन ये कंप्लीट हो जाए, और सपोज मेरे ख्याल से 5 या 3 मिनट्स लेफ्ट है, तो मीटिंग ड्रॉप हो जाता फिर से उसको ज्वाइन कर लेना। क्लियर? एक चीज और, एक सजेशन और है, अभी देख रहे हैं 2-3 दिन में कि सपोज जूम ऐप पे 40 मिनट्स में मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लोगों को जूम में रहता है, सपोज क्लियर करना है, तो एक चीज और भी है कि एक नई ऐप आई है जियो मीट वाली, तो एक बार चेक कर लेंगे, उसमें टाइमिंग यस ज्यादा सर। मिलती है, ज्यादा टाइमिंग भी है, और पिक्चर्स क्लैरिटी और सब वॉइस क्लैरिटी अच्छी है, लेकिन इसमें चेक करना है कि रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी तो आराम में होंगे, तो उसको देखना कैसे है, उसके लिए वीडियो रखना पड़ेगा, इसलिए। ओके, अब यहाँ तक पता चल गया कि यहाँ कुछ डाउट, ये क्वेश्चन कंपलसरी प्रिपेयर करना है, इसमें 2 ऐसे इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा आपका एमसीक्यू देंगे, और वो है ये इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला और करंट डेंसिटी की फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल में यूज होता है, ये बहुत कम काम में आएगा, लेकिन ये थ्योरी के लिए दिया है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रिलैक्सेशन टाइमिंग डिक्रीज होगा और रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? इतना कंप्लीट करके इसमें दिया है। ओके, और सपोज इसमें कोई डाउट तो बताओ ना आगे। है कोई डाउट? સર આ રેઝિસ્ટિવિટીમાં n છે નંબર ડેન્સિટી છે કે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે? small n is a number density. Number density की डेफिनेशन 11th में थी, the number of electric charge per unit volume, इसने लिखा in unit volume, number of electron n, इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे थे, इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर डेंसिटी हो सकती है, लेकिन n मतलब नंबर डेंसिटी। हेलो, पता चल गया? यस सर। ओके, एनी कोई डाउट कोई बाकी? क्योंकि 1-2 मिनट है। हाँ बोलो સર જુલાઈના એટલે કઈ ડેટે સર બોર્ડ પેલું પેપર આપવાનું છે સર આપણને? તમને પેપર આપ્યું પહેલા? ના એટલે સર કયા તારીખે એટલે હશે એમાં સર? કેવું છે, ચેપ્ટર નંબર 1 અને 2 પરથી બોર્ડ પેપર એક સેન્ડ કરશે સ્કૂલને, સ્કૂલ સેન્ડ કરશે તમને, અને તમારે એક અલગ નોટબુકની અંદર એ રાઇટ અપ કરીને આપવાનું થશે। હજુ શું પ્રોસિજર છે આપણે ખબર પડશે। ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ચેપ્ટર, ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ એક એટલે મતલબ 29 કેમેસ્ટ્રી હશે તો 30 જુલાઈએ ફિઝિક્સ હશે, એવું છે 29 અને 30 આવી બે છે। એક સિમ્પલ થિંકિંગ છે કે તમારા જે વર્કઆઉટ આવે પ્રોપરલી સબમિશન ટાઈમ ફ્રેમ કમ્પ્લીટ કરજો, કારણ કે કેવું છે કે અત્યારે ક્રાઇટેરિયા એવી છે ને બધી કે સપોઝ કંઈ પણ પ્લસ માઇનસ થશે ને તો લોસ આપણને જ જશે। જે રીતે સીબીએસઈ માં કમ્પ્યુટરમાં બધાને ગયો એવી છે કે સીબીએસઈ ના કમ્પ્યુટરનું પેપર જ્યારે પ્રિલિમ એક્ઝામમાં હતું ત્યારે બધાને જેડબલ હતી, એટલે ઘણા બધા પેપરમાં પ્રોપર લખ્યું નહીં, ઘણા એક્ઝામ આપી લી। હવે અત્યારે સીબીએસઈ માં કમ્પ્યુટરનું પેપર થયું જ નથી, અને બોર્ડ એવું ડિક્લેર કરી દીધું કે જે પ્રિલિમના માર્ક્સ છે એના પરથી તમારી માર્કશીટ આવશે, તો ઘણા બધાને પ્રોબ્લેમ છે। એટલે આવું કંઈ પણ ચેન્જ આવશે ને એના માટે આ જેટલા પ્રોસિજર છે પ્રોપર કમ્પ્લીટ કરી દેવાના। ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ચેપ્ટર લોકો આપ્યું છે, ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ। હવે એમાં શું રાઇટઅપ છે, એમસીક્યુ છે, શું છે ખબર નથી, પણ જે પેપર આવશે તમને સેન્ડ કરશે, જોઈએ છે શું આવે પછી કહીએ છે, એટલે જો બોર્ડે આપણને સેન્ડ નથી કર્યું, નહીં તો લેટ આવશે, કારણ કે 29 છે એટલે 20 પછી આવશે, બરાબર?
20 પછી આપણને આપશે. બોલો. સર ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝિસ તો રિલેક્સેશન ટાઈમ ઇન્ક્રીઝ થશે ને? ના, टेम्परेचर इंक्रीज થાય तो रैंडम मोशन इंक्रीज થાય. इस पर एग्जाम्पल डायग्राम से बता. देखो ये पॉजिटिव. अब इसकी ऑसिलेटरी मोशन इंक्रीज होगी तो बीच में से पास होने के लिए इलेक्ट्रॉन को स्पेस कम मिलेगी, और स्पेस कम मिली मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी. ओके. सेकंड चीज कि जब स्पेस कम मिलती है तो इधर कोलाइड हो, इंस्टेंट इधर कोलाइड हो जाएगा तो टाइमिंग कम हो जाएगी. रिलैक्सेशन टाइमिंग मतलब क्या है? द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन. तो वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो बीच से पास होते वक्त जो रिलैक्सेशन टाइमिंग है वो कम हो जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी कोलाइड होने लगेगा. और रिलैक्सेशन टाइमिंग डिक्रीज हुई इसका मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई. ओके. नॉर्मली रिलैक्सेशन टाइमिंग पे नहीं जाएंगे तो भी पता चलेगा कि सपोज ये दोनों रैंडम मोशन करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन इंक्रीज होगी तो पास होने के लिए स्पेस कम मिलेगी, और स्पेस कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और इसमें रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी. क्लियर? इस तरह से रहता है. कोई? इससे मेरा मतलब ये दो पहले तो आपको फॉर्मूला पता चल जाना चाहिए. इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एन मतलब नंबर डेंसिटी की याद रखना है. नंबर डेंसिटी की यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए. बीटा रेज़ टू -3 कभी आपको दिया उसने कि 2.5 10 रेज़ टू 18 तो मीटर रेज़ टू -3 ऐसा लिखा होगा. इसका मतलब ये करंट डेंसिटी सॉरी नंबर डेंसिटी है मीटर रेज़ टू -3. इस तरह से